नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र की दूसरी इकाई से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं, बिंदु कौन से हैं उसमें, और ये कितने टाइम में तैयार हो सकता है और किस स्तर का इसमें प्रश्न आ सकता है। प्रश्न पत्र पिछली बार जो इसमें आया था तो इसमें प्रश्नों की आकृति जो है वो बड़ी थी, प्रश्न पूछने की शैली जो है वो आरपीएससी की वो प्रश्न बड़े थे। यदि हम पूरे प्रश्न को पढ़ते हैं तो वो समय लेता है, लेकिन निश्चित है कि हर बार ऐसा प्रश्न पत्र नहीं आता है। इससे पहले जो प्रश्न पत्र आया था 2015 में 16 में हुआ था तो उसमें बहुत छोटे प्रश्न आए थे, और अभी जो प्रश्न पत्र हुआ था 2021 में जो पेपर हुआ इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में, तो भारतीय काव्य शास्त्र एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जो इकाई हैं उनमें से प्रश्नों की शैली जो है वो बहुत बड़े प्रश्न आकार में बड़े थे। हालांकि इतने गंभीर तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन आकार में बहुत बड़े प्रश्न थे जिनको पढ़ने से ही जो है वो मन कतराता हो। तो लेकिन इस बार जो है वो प्रश्नों की शैली मेरे ख्याल से सरल आएगी, और सरल आने का मतलब है कि हर एक बिंदु की मुख्य या तथ्यात्मक बातें जो है वो हमें मालूम होना चाहिए। डॉक्टर विवेक शंकर की बुक आती है, डॉक्टर विवेक शंकर की भारतीय एवं काव्य शास्त्र की बुक आती है। हम उस बुक को जो है वो यदि पढ़ें तो उससे हमें बहुत फ़ायदा मिल सकता है। उसमें जो बिंदु हैं वो तथ्यात्मक रूप से बिंदु भी दे रखे हैं और विस्तृत रूप से भी दे रखे हैं, यानी दोनों तरह से उसमें इनके ऊपर जो है वो चर्चा की गई है। डॉक्टर विवेक शंकर की बुक से अलंकार पारिजात आती है, जिसमें से छंद और अलंकार यदि हम पढ़ें तो और उसमें जो उदाहरण दे रखे हैं उनको यदि हम पढ़ें तो इसमें भी हमें बहुत फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। एक पुरानी बुक चलती है छंद विवेचन की, छंद रस अलंकार विवेचन की बुक चलती है, जो 11वीं 12वीं क्लास में बोर्ड की बुक चलती थी। यदि उपलब्ध हो जाए कहीं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें से उदाहरण इससे पहले भी आरपीएससी ने खूब पूछे हैं। उस बुक में जो उदाहरण दे रखे हैं वो हूबहू ज्यों की त्यों बहुत पूछे हैं पहले भी, और इस बार जो काव्य शास्त्र शामिल है, छंद अलंकार जो शामिल हैं 11वीं 12वीं क्लास में, उनकी पासबुक में जो उदाहरण दे रखे हैं वो उदाहरण भी बहुत बार परीक्षाओं में जो है वो पूछे जाते हैं, हम उनको देख सकते हैं। काव्य शास्त्र क्या है? भारतीय काव्य शास्त्र पाश्चात्य काव्य शास्त्र की तुलना में थोड़ा सा बड़ा है। पाश्चात्य तीसरी जो इकाई है इसको हम बोर्ड पे समझेंगे, और मेरा जो प्रिय टॉपिक है वो पाश्चात्य काव्य शास्त्री है। भारतीय काव्य शास्त्र में जो इकाई है उसमें से देखिए काव्य की परिभाषा ये मैंने नहीं डाल रखा है। काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य विवेचन, ये तीनों ही बिंदु मैंने वीडियो के रूप में इसी परीक्षा के संदर्भ में डाल रखे हैं, जो बहुत ही सार के रूप में है, संक्षेप में है और बहुत ही सरल भाषा के रूप में है। और ये तीनों ही बिंदु ऐसे हैं जिनको हम जो संस्कृत के जो विद्वान हैं, अब देखिए इनमें तीनों में क्या है, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन। काव्य लक्षण यानी काव्य की परिभाषा, काव्य हेतु यानी काव्य लिखने का कारण, और काव्य प्रयोजन यानी काव्य लेखन का उद्देश्य। इन तीनों ही बिंदुओं से संबंधित संस्कृत के जो विद्वान हैं, यदि हम उनकी परिभाषाएं पढ़ लें तो मेरे ख्याल से पिछले जितनी परीक्षाएं आई हुई हैं उनमें वही पूछे गए हैं। बहुत बार फ़ोन करके साथी पूछते हैं क्या अंग्रेजी के विद्वानों की परिभाषा भी आ सकती है? आज तक तो आई नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आप पढ़ें तो पुस्तक में दे रखी है, 2-2, 3-3 राइटरों की अंग्रेजी की भी दे रखी है, हिंदी वालों की भी दे रखी है। लेकिन संस्कृत काव्य शास्त्र के जो विद्वान हैं उनकी परिभाषाएं ही इसमें प्रश्न में आती हैं। साहित्य का स्वरूप जो है ये बिंदु भी हमें काव्य शास्त्र की बुक में मिल जाता है, हम जरूर इसको पढ़कर जाएं। भारतीय काव्य शास्त्र में देखिए काव्य शास्त्र का तात्पर्य क्या है। रस सिद्धांत एक बिंदु है जिसमें नाट्य शास्त्र में जो रस सूत्र दिया है भरत मुनि ने, उसके 4 व्याख्याकार हैं, उनके 4 व्याख्याता हैं। उन्होंने रस सूत्र में जो 2 शब्द आए हैं, निष्पत्ति शब्द आया है, जैसे उत्पत्ति शब्द आया है, उनका अर्थ क्या माना है, तो उस 4 व्याख्याताओं को हमें पढ़ के जाना है। साधारणीकरण भट्ट नायक जो है उसका दिया हुआ है, जो तीसरे व्याख्याता हैं रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता भट्ट नायक, उनका दिया हुआ सिद्धांत है साधारणीकरण। रस निष्पत्ति, देखिए रस निष्पत्ति, हाँ रस निष्पत्ति में रस सूत्र के 4 व्याख्याताओं का वर्णन है इसमें। और ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का है, वक्रोक्ति सिद्धांत
और अलंकार सिद्धांत, इन सभी से संबंधित वीडियो जो है इसी परीक्षा के संदर्भ में बहुत ही सरल विवेचन रूप में जो है वो डाला गया है। अब देखिए इसमें अलंकार और छंद, जो भी अलंकार इसमें दे रखे हैं, अनुप्रास, यमक, सलेश, वक्रोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, वयन, सगाई राजस्थानी भाषा का अलंकार है, राजस्थानी साहित्य में है। विभावना, अपना हुति, मानवीकरण, ये सभी अलंकार। और इसमें जो छंद की परिभाषा, छंद का महत्व के साथ साथ जो छंद दे रखे हैं, जैसे दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, उल्लाला है, छप्पे है, कुंडलिया है, गीतिका है, हरि गीतिका, मंदाक्रांता, द्रुत विलंबित कवित, ये सभी छंद जो है यदि हम अलंकार पारिजात पुस्तक से पढ़ें या 11th-12th में चलने वाले छंद के जो उदाहरण दिए हुए हैं यदि हम उनको पढ़कर जाएं तो मेरे ख्याल से परीक्षा में प्रश्न जो है वो पहले भी पूछे गए हैं, तो होने वाली परीक्षा में भी जो है इनसे संबंधित प्रश्न जो है वो ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। तो ये भारतीय काव्य शास्त्र है, डॉक्टर विवेक शंकर की बुक से इसमें जो दे रखा है वो सार तत्व के रूप में भी दे रखा है, विस्तृत रूप में भी दे रखा है। यदि हमें उपलब्ध हो तो हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा अलंकार पारिजात से छंद और अलंकार जो है वो पढ़ने चाहिए। ये जो सिद्धांत हैं इनसे संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न जो है वो आते हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत है, ध्वनि सिद्धांत है, इनके जो तथ्य हैं वो हूबहू रिपीट होने वाले प्रश्नों वाले तथ्य हैं। और इस बार जो है वो प्रश्न पत्र ज़्यादा गहराई से न आकर ऊपर से आएगा, इसलिए हर बिंदु को जो है वो हम छू कर जाएँ। सबसे अच्छा बिंदु है, सबसे अच्छी इकाई है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जिसको हम कल जो है वो अच्छी तरह से इसको देखेंगे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में कल हम देखेंगे कि इसमें कौन से बिंदु शामिल हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे।